नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेंस आ रहा है और जो लोग फाउंडेशन की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं आंसर राइटिंग के लिए। और एक एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, जब 4 बार इंटरव्यू देकर आए, तो मतलब कन्फर्म है कि मेंस बार-बार निकला था। हम आपको बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम क्या है कि एस्पिरेंट को ये समझ में नहीं आता कि क्या मैंने अपने विचारों को सही से व्यक्त कर दिया है? आपको हमेशा एक अधूरापन लगता है। और कई बार लोगों को लगता है कि वाह! क्या आंसर मैंने लिखा है, पर जब नंबर आते हैं तो आते हैं 10 में से 2। ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो शायद आप इसी सेशन में समझ जाएं और बाकी जो जुड़ेंगे वो हमसे बेहतर समझेंगे। अब 3 तरीके के लोग हैं। एक वो है जो पहले दिन ही एग्जाम की तैयारी चालू किए और बोले कि सर हम तो पहले दिन से लिखेंगे आंसर। अच्छा, एक और प्रकार के लोग हैं। ये प्रकार के लोग वो हैं जो लिखते ही नहीं। वो बोलते हैं मैं सीधे एग्जाम में जाके ही एग्जामिनर को इंप्रेस करूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बुद्धि, दिमाग लगाकर सोचते हैं कि चलो पहले कंटेंट बना लूं, फिर आंसर में निकलूंगा। अब इन तीनों में से किसका सिलेक्शन होना है, ये आप समझ सकते हैं। पहले दिन से आंसर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को भी गुमराह कर रहे हो और जिसको आप आंसर भेजेंगे उसके लिए सरदर्द हो जाएगा। आंसर राइटिंग एक अलग स्कोप है। हर कोई कर भी नहीं पाएगा, पर ये वो कर सकता है जिसके पास कंटेंट हो और कुछ तरीके हो जो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरे वो लोग और खतरनाक अपने आप के लिए बन जाते हैं जो बोलते हैं हम आखिरी दिन ही लिखेंगे आंसर। ऐसे भी वहीं लिखेंगे, आंसर भी वहीं लिखेंगे। हाँ, पर वो लोग जो बुद्धि, दिमाग, बल पूर्वक कुछ करते हैं, वो पहले कंटेंट बनाते हैं, फिर जाते हैं आंसर राइटिंग में। अब आंसर राइटिंग ऐसी कौन सी बला है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? भाई, आंसर राइटिंग का मतलब कि मैं एग्जामिनर को कुछ ऐसे पर्ल्स दूं, मोती दूं, जिसको देखकर वो मुझे नंबर दे। मैं उसकी जिंदगी आसान बनाऊं कि जब वो पढ़े तो मेरे लिए अच्छा सोचे, कि जब वो पढ़े तो सोचे कि हाँ यही आईएएस है। वो अगर पढ़ के ये सोच रहा है कि पता नहीं कहना क्या चाह रहा है एस्पिरेंट, तो नंबर क्यों देगा? तो आपको मोतियों की माला बनानी है, ऐसा समझ लीजिए। और बड़ी मेहनत है सर इस काम में। आंसर राइटिंग को अगर हम 4 रत्नों में आपको बताएं, तो सुनिएगा बहुत गौर से। खैर, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें सर, हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सीएमसी कोड पर आप जुड़ जाइए। और आपको बता दें, आप लोग के लिए अनोखा मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं और उसमें हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। जरूर जुड़े रहिएगा। सीएमसी कोड याद रखिएगा, जुड़ जाइए। 4 रत्न हमारे। पहला रत्न कंटेंट, दूसरा रत्न स्ट्रक्चर, तीसरा रत्न है एक्स फैक्टर्स और चौथा रत्न है डिमांड को समझना। जिस भी व्यक्ति ने इन 4 रत्नों को समझ लिया आंसर राइटिंग के, उस व्यक्ति ने इस आंसर राइटिंग के ऊपर महारत हासिल कर ली और वो बेहतर नंबर लेकर आएगा। क्या है ये, समझते हैं। तो जब हम कंटेंट की बात करें सर, तो याद रखिएगा, ये वो नॉर्मल कंटेंट नहीं है। आपको यूजुअल कंटेंट नहीं है ये। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ लिया वही आने वाला है। इट इज नॉट यूजुअल कंटेंट, इट इज नॉट यूजुअल कंटेंट। इट इज समथिंग जिसका रिश्ता एक स्पेशलिटी से हो, जिसका रिश्ता हो सकता है उस क्वेश्चन के डिमांड में हो, जिसका रिश्ता उस क्वेश्चन के डिमांड में हो। ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपके पास एनालिटिकल पॉइंट के तौर पर है। कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास जिसको आप कंटेंट के तौर पर रखे हुए हैं। ये एनालिटिकल पॉइंट्स में आपके पास कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ डायग्राम्स हो सकते हैं, कुछ आपके पास रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कुछ आपके पास डेफिनेशंस हो सकते हैं। जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाएं, तब आप समझिएगा कि हां, अब मेरे पास कंटेंट है। क्योंकि इसी के बदौलत मैं अपना एनालिसिस या कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला हूं। ये सिर्फ कंटेंट है। फैक्ट्स में बहुत कुछ हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, लॉ हो सकता है, एक्ट हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। जब आपके पास ये सारा नॉलेज हो, तब आप एक आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है। और कंटेंट बनाने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने दीजिए पहले प्रिपरेशन में। पता तो चले है क्या, इतिहास क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या है, पहले पता तो चले। करंट अफेयर से मुझे क्या बटोरना है, पता तो चले। तब उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। पहला स्टेप है कंटेंट को बेहतर बनाना। 2 महीना आराम से लीजिए सर। अगला सुनिए। अगर आपके पास कंटेंट तैयार है, तो अगला होता है स्ट्रक्चर। ये बहुत जरूरी है।
आपको एक चीज याद रखनी है कि एग्जामिनर की लाइफ आसान रखिए, उसको जो चीजें चाहिए वो तुरंत आप दिखा दीजिए। लेट मत करिए कि मैं 10 लाइन नीचे आपको असली आंसर दिखाऊंगा, तुरंत हिट। स्ट्रक्चर का मतलब होता है हिट करिए तुरंत क्वेश्चन को, हिट द क्वेश्चन वेर एवर इट इज। कैसे? उसको आंसर के रूप में पता होना चाहिए कि अच्छा ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपकी बॉडी पार्ट है और ये आपका कंक्लूजन है। उसको पता चल जाना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन की एक संक्षिप्त मात्रा में, वर्ड्स में आपने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, उसकी भूमिका दे दी है, फिर आपने पूरा आंसर बॉडी में लिखा है और कंक्लूजन आपने कुछ दिया ताकि आप भी कुछ अपने विचारों को व्यक्त कर सके। साथ ही में जब आप बॉडी लिखें तो लोग बोलते हैं कि सर पैराग्राफ भर के आ गया हूं, क्या फायदा, उस बेचारे का लाइफ मुश्किल क्यों करते हैं। आप सिंपल जाइए पॉइंट्स अप्रोच में, और पॉइंट्स भी बस ऐसे नहीं 1 2 3 4 लिखकर आ रहे, ना ना ना, आपको जाना है, हेडिंग दिया, एक बढ़िया सा हेडिंग दिया, फिर सब हेडिंग दिया, पॉइंट्स दिए, फिर हेडिंग दिया, फिर कुछ पॉइंट्स दिए। इस बेसिस पर आप डेवलप करिए अपने आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को, तब आप आंसर राइटिंग के करण जौहर बनेंगे। स्ट्रक्चर्ड, स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन लगेगा। अब भर दिए पॉइंट 1 2 3 4 कि ले एग्जामिनर तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, वो आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं देगा। आप उसको रेस्पेक्ट कैसे दे रहे हैं? सर इंट्रोडक्शन, हेडिंग, पॉइंटर्स, हेडिंग, पॉइंटर्स। अच्छा फायदा क्या हुआ? तुरंत उसने देखा कि ये चीजें हैं, आंसर दो, नंबर दो, नंबर दो इसको। तीसरा जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है एक्स फैक्टर्स। ये आपके आंसर को दूसरों से अलग बनाते हैं। क्या है ये? क्या आपके पास कोई बढ़िया रिपोर्ट है? मान लीजिए एआरसी की रिकमेंडेशन है, लॉ कमीशंस की रिकमेंडेशन है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है, कोई आपके पास बढ़िया सा जजमेंट है, कुछ ऐसा लिखिए जो आपको बाकियों से अलग करता हो। आजकल तो सर लोग यहां पे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देने लगे हैं, जो चलता है, कोई बुराई नहीं है, ये भी चलता है आजकल। दूसरा, क्या आपके पास कोई फ्लो डायग्राम है? बहुत जरूरी है सर फ्लो डायग्राम बनाना। आपके आंसर में वर्ड्स को तो आपको लिखना ही है, पर आपको प्रेजेंट भी करना है, तो बनाइए ना। आप एक सर्कल बना के इसके 4 पॉइंट्स बना दीजिए, आप एक स्क्वायर बना लीजिए, इसके वर्टेक्स पे कुछ बता दीजिए, आप एक ट्रायंगल बना के रिश्ता बता दीजिए, बहुत कुछ है। आप मैप बना दीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे कुछ एक्स फैक्टर चाहिए जो बाकियों से अलग हो, भले वो रिपोर्ट्स, फैक्चुअल, एआरसी ये सब हो, भले वो फ्लो डायग्राम हो, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में इनको डालने का। कैसे बनाऊं? अब आप बैठ जाइए थीम्स लेकर, और थीम्स पर, हर थीम पर कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर निकालिए। कि अगर मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे पूछे तो ये पॉइंट, कोई पुलिस रिफॉर्म पे पूछे तो ये पॉइंट, कोई पूछे संविधान के ऊपर तो ये पॉइंट्स। आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए। पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है सर, आपको बस थीमेटिक स्टडी करनी है, अपना दायरा हॉरिजॉन्टली बढ़ा के रखना है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स होंगे जिसको आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं साइक्लोन की प्रवृत्ति दिखानी है या उसके बनने का तरीका दिखाते हैं, तो मैं इससे साइक्लोन से दिखा दूंगा। मुझे कोई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाना है तो मैं ऐसे 2 पॉइंट करके दिखा सकता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, तब आप बेहतर करेंगे। ये हमारे एक्स फैक्टर्स हैं जो एग्जामिनर ढूंढ रहे हैं। और आखिरी में हम आपको बता दें डिमांड। ये इसलिए महत्वपूर्ण है सर, आपके पास कंटेंट हो गया तो क्या, क्वेश्चन आपसे डिमांड ये कर रहा है। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, आंसर देते हैं, आप देते हैं ये आंसर। सर आपको नंबर तो फिर इसी बेसिस पे मिलेगा। अब आप जितना पॉइंटर लिख दीजिए, पैराग्राफ लिख दीजिए, क्या फायदा है? आंसर तो आपके इसी बेसिस पे मिलने वाला है, क्योंकि डिमांड क्वेश्चन की ये थी, आपका आंसर ये है। सर क्यों नंबर मैं आपको दूं? अच्छा, जिस व्यक्ति ने मान लीजिए ये आंसर लिखा है, डिमांड इतनी मीट कर दी उसने, उसको नंबर मिलेगा सर आपसे ज्यादा। और जिस एस्पिरेंट ने मान लीजिए अधिकांश चीजों को इंक्लूड कर दिया है, आप उसका सोचिए उसको कितना नंबर मिलने वाला है। आप सोचिए बैठ के एक बार। एस्पिरेंट 1 को नंबर कम मिलेगा, इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, इसको काफी ज्यादा मिलेगा। और सब्जेक्टिविटी है कि मैं पूरा ओवरलैप तो कर नहीं सकता, पर आप प्रैक्टिस तो करिए। ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि मैं डिमांड, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़कर उसका डिमांड समझिए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जो आपको पता है वो एक तरफ रखिए, अभी वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं पहले ये निकालिए। जब आप ये निकाल लेंगे तब आप बेहतर लिखेंगे। सर तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू सिक्योर नंबर्स हियर।
इन 4 रत्नों का फॉलो करिए। हम रिपीट करते हैं। पहला, कंटेंट, स्ट्रक्चर, एक्स फैक्टर्स और चौथा, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इन चारों के ऊपर प्रैक्टिस करें लगातार बैठकर, और आपको बता दें प्रैक्टिस कैसे करना है, आंसर मत लिखिए पूरा। आप जब प्रैक्टिस करिए सर, हम आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रेमवर्किंग करिए क्वेश्चंस का। क्वेश्चन लिखिए, उसका फ्रेमवर्किंग आंसर करिए कि अच्छा मैं ये हेडिंग दूंगा, ऐसा पॉइंट दूंगा, ये हेडिंग दूंगा, ऐसा पॉइंट दूंगा। आप बस फ्रेमवर्किंग करिए, समय भी बचेगा, दिमाग का एफिशिएंसी बढ़ेगा, आप बेहतर आंसर लिखेंगे। बचाइए समय को। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम लोग आपके लिए बैठे हैं सर। और आपको बता दें, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चालू होने वाला है। जो लोग चाहते हैं मेंटरशिप सपोर्ट बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से, जुड़ जाइएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको जवाब देंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बड़ा मेंटरशिप का कोर्स है सर। चंद्रमौली कैपिटल SIR पे जुड़ जाइए और पूरा का पूरा आपको लाभ मिलेगा। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि हमारे मेंस प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5999 में। साथ ही में हमारे डेडिकेटेड टीचर्स कंटेंट आपके लिए लगातार लगे रहते हैं। हमारे बैचेस भी चालू हो रहे हैं फाउंडेशन के लिए। आगाज बैच, संभव, फाउंडेशन, नींव 27, 26, 28 के लिए चालू हो रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं। और याद रखिएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका है, तुरंत जुड़ जाइए, संपर्क साध लीजिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल हम चालू करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको लगाना है CMC कोड और जुड़ जाना है हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको अगला आंसर राइटिंग में क्या टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर हम जरूर सेशन लेकर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।